जय हिंद प्यारे बच्चों। जेईई एडवांस 2026 के पेपर का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंसीडर द फंक्शन एफ, डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी और को डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फंक्शन दे रखा है रूट एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस 1। पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है डेरिवेटिव फंक्शन का डिक्रीजिंग होगा 0 से 1 में। दूसरा है कि f का लोकल मैक्सिमा आएगा किसी पॉइंट पर 0 से इन्फिनिटी में। तीसरा ऑप्शन है फंक्शन f का लोकल मिनिमा आएगा किसी पॉइंट पर 0 से इन्फिनिटी में। और चौथा ऑप्शन है कि फंक्शन का ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, इंटरवल वही है 0 टू इन्फिनिटी। चलिए, तो मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी पता करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, देखिए रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स लॉग एक्स एज इट इज, फिर रूट एक्स लॉग एक्स का 1/x और x का 1 और 1 का 0। तो ये भी देखिए 1/√x ही है और यहाँ पे भी अपॉन में रूट एक्स है, तो एलसीएम रूट एक्स ही आ जाएगा, 2√x आ जाएगा लॉग एक्स और यहाँ पे क्या बनेगा +2 ओके और -√x ऐसा आ गया। ये एलसीएम लेकर के log x +2 -2√x होगा, या अलग अलग ही रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम अगर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी तो आसानी रहेगी। तो ये हो गया log x अपॉन 2√x, ठीक है। ये 1/√x और ये -1, ये f डैश x आ गया। ओके, अब f डैश x का पहले ऑप्शन में पूछ रहा है f डैश x डेरिवेटिव ऑफ f डिक्रीज करेगा 0 से 1 में। तो डेरिवेटिव ऑफ f तो f डैश हो गया। अब क्या f डैश डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, क्या करेगा ये चेक करना है हमें। तो ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये चेक करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो इसका भी डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो f डबल डैश x क्या आएगा, इसको लिखिए 2 को तो कांस्टेंट है उसको तो अलग ही मानिए, log x अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आएगा रूट एक्स का स्क्वायर x रूट एक्स एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस log x रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। कोसेंट रूल लगा दिया हमने, यहाँ पे ये हो जाएगा x पावर -1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/2 x पावर -3/2। ओके, तो यहाँ पे फिर से ये रूट एक्स अपॉन एक्स, ये 1/√x हो गया, ये 2√x है तो 2√x एलसीएम आ जाएगा और 2x पहले से थे तो 4x रूट एक्स और यहाँ पे 2√x एलसीएम आया था तो ये बचेगा 2 - log x और यहाँ पे क्या बचा था -1/2 x रूट एक्स। ओके, एलसीएम ले लेंगे अगर तो एलसीएम आएगा 4x रूट एक्स और ये 2 - log x -2, ये दोनों कैंसिल हो गए, f डबल डैश x आया -log x अपॉन 4x रूट एक्स, ठीक है। अब f डबल डैश x को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है। तो f डबल डैश x को देखें, इंटरवल अगर 0 से 1 ले रहे हैं हम तो 0 से 1 में ये log x कैसा है, 0 से 1 में log x नेगेटिव है तो आगे माइनस लगा है तो पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ये f डबल डैश x पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, तो f डबल डैश x पॉजिटिव है, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि f डैश x इंक्रीजिंग है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में क्या बोला है कि f डैश x डिक्रीजिंग है 0 से 1 में, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखते हैं हम कि ये f का लोकल मैक्सिमा होगा लोकल मिनिमा होगा क्या होगा, ठीक है। तो 0 से 1 में f डबल डैश कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन f डैश इंक्रीज करेगा और 1 से आगे मुझे ये पता चल गया कि 0 से 1 में
एफ डबल डैश पॉजिटिव था तो एफ डैश, ये एफ डैश के बारे में बता रहा हूं कि एफ डैश इंक्रीज करेगा और 1 से आगे 1 से बड़ी वैल्यू अगर मैं x की रख रहा हूं तो log कैसा हो जाएगा, log की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये सब पॉजिटिव होगा, आगे माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश। एफ डबल डैश नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब एफ डैश डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एफ डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू आनी है वो 1 पे आनी है। अब एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आनी है तो एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू पता करो। एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 रख करके पता चलेगा, 1 रखेंगे तो ये आएगा log 1 0, खत्म हो गया 1/√1 1, 1 - 1 0, ठीक है। तो एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही है, इससे क्या पता चला कि एफ डैश 0 या 0 से छोटा ही रहेगा, यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव ही है। तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 ही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब फंक्शन एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि एफ एक्स डिक्रीजिंग ही रहेगा हमेशा। एफ एक्स कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग ही रहेगा 0 से इंफिनिटी में। अब एफ डिक्रीज ही करता रहेगा तो ना तो इसका मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट P be the point on parabola y equal to x square such that the slope of tangent to the parabola at P is 4। ओके, तो y equal to x square एक पैराबोला है, इस पर कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप 4 दे रखी है, ये y equal to x square है, ठीक है। तो मान लो इस पे पॉइंट है x t है, y t स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx से टेंजेंट की स्लोप मिलेगी, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा 2x, और ये x बराबर t पे पता करना है मुझे, x बराबर t पर कितना हो जाएगा ये 2t, और 2t की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 4, तो t यहां से मिला मुझे 2 और t2 मिल गया, तो इसका मतलब p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2,4 होने वाले हैं, क्योंकि t, t स्क्वायर p के कोऑर्डिनेट थे। तो p पॉइंट मुझे मिल चुका है। इसके बाद Q be the point in the first quadrant lying on the circle x square plus y square equal to 2 such that the slope of tangent to the circle at Q is -1। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है, इसके लिए तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है कि ये सर्कल है, आप जानते हो सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी, वाई एक्सिस के अबाउट भी। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमने इसकी टेंजेंट बनाई और टेंजेंट की स्लोप आ रही है -1, तो टेंजेंट की स्लोप -1 मतलब ये 45, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये पॉइंट जो होगा ये वाला होगा जो कि 45 डिग्री पे आएगा यहाँ पे भी, है ना। तो ये 45 डिग्री पे जो पॉइंट होगा इसका 1,1 ही होने वाला है। तो ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बोला था, Q बी द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो 1,1 ही होने वाले हैं। ओके, इसके बाद थर्ड क्या बोला है इसने कि लेट R बी द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन दिस इलिप्स सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस इलिप्स एट द पॉइंट R इज -1/2। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इलिप्स का इक्वेशन है x² + 4y² = 8। इलिप्स का इक्वेशन है x² + 4y² = 8। इस पर कोई पॉइंट है R और हमें क्या करना है, उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/2 दे रखी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगी, R कोई पॉइंट ले लो, मान लो R कोई पॉइंट है x1, y1, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x + 8y dy अपॉन dx = 0। dy अपॉन dx कितना आ रहा है यहाँ से, या ऐसे भी क्यों ही कर रहे हैं, t = 0 से कर सकते हैं, t = 0 लगा दो। तो टेंजेंट का इक्वेशन है x1 y1 आ जाएगा x(x1) + 4y(y1) = t = 0 = 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि -1/2 दी थी, शायद कितनी दी है, -1/2। -1/2 किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से -x1 अपॉन 4y1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ से पता चल गया कि x1 = 2y1 होगा, और एक मुझे ये पता है कि x1 y1 इस इलिप्स का पॉइंट है, तो इस इलिप्स को तो सेटिस्फाई करना ही करना है।
यानी कि x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करते हैं दोनों को। x1 अगर 2y1 मैंने रखा है यहाँ पे, तो 4y1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से आ जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था इसमें? क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है इसमें? आर बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और y1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो r जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुके हैं 2, 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो सुनते हैं। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट p, q और r। 3 पॉइंट आ गए मेरे पास। p के कोऑर्डिनेट कितने आए थे? 2, 4। p आया था 2, 4। q आया था 1, 1 और r आ गया 2, 1। इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल के रेडियस की वैल्यू हमें बतानी है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इन पॉइंटों को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है P 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4। यहां पे होगा P। Q कहां, R कहां पे होगा? R होगा 2, 1 पर। यहां पे होगा R 2, 1 पर। ये 2, 4 पे था। और Q कहां पर है? Q है 1, 1 पर। यहाँ पे Q है 1, 1 पर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिख जाएगा। और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल होगा, इन तीनों पॉइंट से जो पास करने वाला सर्कल होगा उसका डायमीटर होगा ये। तो PQ 2R के बराबर होगा। और 2R किसके बराबर है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 2 - 1 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √10। √10 आ रहा है 2R, तो रेडियस आ गई √5/2। तो कौन से ऑप्शन में √5/2 दे रखा है? सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उस पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो आपको याद होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स वगैरह भी निकालते थे, और ये हमने क्लास में करे हुए हैं क्वेश्चन। पहले तो बोर्ड में भी आता था, अब शायद बोर्ड से हटा दिया है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाने हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपको पता ही है कि इसका इनवर्स निकालने के लिए करते हैं हम। तो जो डिटर्मिनेंट आएगा, मतलब जो मैट्रिक्स आएगा दूसरा, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम मैग्नीट्यूड का ध्यान ना रखें कि हमने मान लो 2 का डिवाइड लगा दिया या बाहर कोई नंबर का डिवाइड लगा दिया और हम उसको लिखना मान लो भूल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैग्नीट्यूड 0 आ जाए। और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ये ऑप्शन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 है। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट भी देखिए 1 × 24 - 20, 4 आ गया। दूसरा -1 16 - 8, 8 आ गया। और तीसरा +1 10 - 6 4, तो ये आ गया 0, ये भी 0 आ रहा है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 3 - 4 जो कि -1, और फिर आएगा -1 या दूसरा एलिमेंट +1 ले लेते हैं, और 3 - 2, तो ये आया 1 और ये -1, तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो ये तीन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा है और इसका नॉन 0 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसका डिटर्मिनेंट देखो, निकाल के बता देता हूं मैं आपको। 3 - 8 और -1, 2 - 4 और +1 4 - 3, तो ये आएगा -5 और ये आया प्लस, कितना आया? +2 और ये +1, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते भी हैं तो डिटर्मिनेंट को 0 नहीं बना पाएंगे हम। बाकी अगर हम कुछ एरर भी करते हैं या बाहर जो कांस्टेंट, जैसे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बाहर कांस्टेंट को अगर लिखना भूल भी जाएंगे तो कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो
जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो ये है कॉट इनवर्स कॉट -11। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देखा है कि 0 से पाई तक, 0 से पाई तक इसका ग्राफ ये रहता है, पाई से 2 पाई तक x माइनस पाई हो जाएगा, इस तरह से चलता है। आगे इधर की तरफ भी माइनस पाई से 0 तक x प्लस पाई, -2 पाई से माइनस पाई तक x प्लस 2 पाई, -3 पाई से -2 पाई तक x प्लस 3 पाई, और फिर माइनस के 4 पाई से -3 पाई तक, माइनस के 4 पाई से -3 पाई तक x प्लस 4 पाई। अब ये जो 4 पाई -4 पाई तक क्यों लिखा है? क्योंकि -11 जो है -3 पाई से -4 पाई के बीच में आता है, तो यहाँ पे कहीं -11 होगा, है ना। और -11 पे जो इसका आंसर आने वाला है वो x प्लस 4 पाई के अकॉर्डिंग आने वाला है, तो -11 प्लस 4 पाई ये इसका आंसर हो गया। प्लस ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म को अगर हम देखें तो 10 साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स 1/√2, तो कॉस इनवर्स 1/√2 होता है π/4, π/4 इंटू 2 कितना हो गया? π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये तो सिंपल 10 हो गया। अब इसको देखते हैं 10 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2, तो आप क्या करिए 2 साइन tan इनवर्स 2 cos tan इनवर्स 2 ऐसे लिख लीजिए इसको। साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे tan इनवर्स 2 अगर लिखा है तो 2/1 ये आ जाएगा √5। तो अगर मैं इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में लिख दूं तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे cos इनवर्स में लिख दूंगा तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा 2 साइन इनवर्स में इसको कैसे लिखा जाएगा 2/√5, तो 2/√5 बचेगा ये, और ये इसको कैसे cos में लिखा जाएगा cos इनवर्स में 1/√5। ठीक है, तो 1/√5 हो गया, और ये यहाँ पे इनटू में 10 था, तो √5 5 से ये 10 चले गए 2 बार, तो ये 2 2 2 8 ही आया, 10 ही आया 18, और ये कितना हो गया -11 प्लस 4 पाई, और वो हो गया 18, तो ये आ गया 4 पाई प्लस 7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 4 पाई प्लस 7 इसका आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। सपोज दैट बॉक्स 1 contains 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स, and box 2 contains 8 red balls and 12 green balls. All the balls of box 1 and box 2 are mixed together, and a ball is chosen at random from the box from them. Let E1 be the event that the ball chosen belongs to box 1, and let E2 be the event that ball chosen belongs to box 2. Okay. Let F1 be the event that ball chosen is red, and F2 be the event that ball chosen is green. तो हमें बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो द इवेंट E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो इसके लिए मुझे E1 F1 निकालनी पड़ेंगी, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पर ही लिख लेते हैं। क्या क्या बोला है इसने, बॉक्स 1 कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स। तो बॉक्स 1 में यहां पे बना लेता हूं, बॉक्स 1 6 रेड बॉल्स 9 ग्रीन बॉल्स। इसके अलावा बॉक्स 2 क्या दिया है, बॉक्स 2 में 8 रेड बॉल्स 12 ग्रीन बॉल्स, 8 रेड बॉल्स 12 ग्रीन बॉल्स, ये बॉक्स 2 में है। ओके, इसके बाद और क्या कह रहा है वो, ऑल द बॉक्सेस आर मिक्स्ड, ऑल द बॉल्स, सारी बॉल्स मिक्स कर दी उसने। फिर E1 बी द इवेंट दैट बॉल बिलोंग्स टू बॉक्स 1, तो P1 क्या हो जाएगा कि बॉक्स 1 की बॉल, अब उसने क्या किया, ये सारी बॉल लेकर के मिक्स कर दी है, एक नए बॉक्स में पटक दिए,
और उस बॉक्स में हो जाएंगी टोटल 9 और 6। ये नया बॉक्स लिख देता हूं, ये नया बॉक्स बन जाएगा। इसमें से अब बॉल निकालेंगे, है ना। तो 9 और 6 15 और 8 20 35 बॉल हो गई इसमें टोटल। उसमें से 14 रेड बॉल हो जाएंगी और 12 और 9 21 ग्रीन बॉल हो जाएंगे। ये नया बॉक्स बन गया ना। अब क्या करना है हमको, इसमें से बॉल निकालनी है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉक्स 1 की बॉल निकलेगी। तो इसमें टोटल 35 बॉल्स हैं और उसमें से बॉक्स 1 की कितनी बॉल्स हैं, उस बॉक्स 1 की हैं 15 बॉल्स। तो ये आ जाएगा 5 से कैंसिल करके 3/7 E2 क्या था, E2 था बॉल बॉक्स 2 में से आई होगी, ठीक है। PE2 बॉक्स 2 की बॉल होगी। तो टोटल बॉल 35 है, उसमें से बॉक्स 2 की 20 है, तो ये 4/7 हो गया, ठीक है। इसके बाद था F1 क्या था कि बॉक्स जो है रेड, बॉल जो सेलेक्ट करिए वो रेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 35 बॉल्स हैं, उनमें से रेड बॉल की 14, तो 2/5 हो जाएगा शायद, 7 × 2, ठीक है। F1 be the event that ball is red, ठीक है। F2 be the event that ball is green। F2 हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी, बॉल ग्रीन है, ग्रीन कितनी है 21, तो ये हो जाएगा 3/5, ओके। इसके बाद अब क्या करना है, इवेंट E1 एंड F1 इंडिपेंडेंट। तो E1 और F1 इंडिपेंडेंट अगर होंगी, पहला ऑप्शन कि अगर E1 और F1 इंडिपेंडेंट होंगी तो E1 इंटरसेक्शन F1 P_E1 P_F1 के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो E1 इंटरसेक्शन F1 क्या है, ये तो पता ही नहीं मुझे। P_E1 मुझे पता है 3/7, F1 मुझे पता है 2/5, तो यार है 6/35 राइट हैंड साइड आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, E1 इंटरसेक्शन F1। तो E1 इंटरसेक्शन F1 का मतलब हो गया कि बॉक्स बॉल जो है पहले बॉक्स की भी हो और इंटरसेक्शन F1 मतलब रेड भी हो। तो बॉक्स पहले बॉल जो है पहले बॉक्स की हो और रेड भी हो। तो पहले बॉक्स में रेड बॉल कितनी है 6 और टोटल बॉल कितनी थी 35, ठीक है। अरे 35 कैसे, इसी में से बॉल निकाले तो टोटल बॉल 35 तरीके से निकल सकती है। फेवरेबल ये हो जाएगा कि बॉल निकले पहले बॉक्स में से हो और रेड हो, तो ऐसे फेवरेबल बॉल 6 है। तो ये 6/35, ये भी 6/35, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, इवेंट E2 एंड F2 आर डिपेंडेंट। E2 और F2 डिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट वाली जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो सेकंड में मुझे ये देखना है कि PE2 इंटरसेक्शन F2 ये बराबर नहीं आना चाहिए PE2 × PF2 के, ठीक है। E2 इंटरसेक्शन F2 मतलब सेकंड बॉक्स की बॉल होगी और ग्रीन होगी। तो सेकंड बॉक्स में से ग्रीन कितनी है 12, टोटल 12/35 आएगा। क्या ये बराबर नहीं आ रहा है PE2 कितना है 4/7 और PF2 कितना है 3/5, ये आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसने बोला है डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PF1 अपॉन E1 इज इक्वल टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PF1 अपॉन E2, F1 अपॉन E1। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि PF1 अपॉन E1 F1 अपॉन E1 और P F1 अपॉन E2 ये बराबर है। देखते हैं PF1 इंटरसेक्शन E1 के बराबर हो जाएगा ये अपॉन PE1, ये PF1 इंटरसेक्शन E2 के बराबर हो जाएगा अपॉन PE2। PE1 कितना होगा, PE1 है 3/7, F1 इंटरसेक्शन E1 कितना निकाला था 6/35,
ये कितना आया 2/5 आया, 2/5। और इसको देखें P F1 इंटरसेक्शन E2 निकाला था क्या हमने? नहीं। P E2 निकाला था क्या हमने? P E2 निकाला था 4/7। F1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो जाएगा? F1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब रेड बॉल लेकिन सेकेंड बॉक्स से, तो सेकेंड बॉक्स से रेड बॉल 8, तो 8/35। और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1/E1 इज ग्रेटर देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F2/E2। तो F1/E1 तो अभी मैंने निकाली थी, F1/E1 ये तो आई थी 2/5, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं 2/5। ये बोल रहा है कि ये ग्रेटर होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F2/E2। F2/E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? F2 इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2। चलिए बताइए 2/5 E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 मतलब सेकेंड बॉक्स से PE2 की सेकेंड बॉक्स से बॉल आई है 20/35 यानी 4/5। PE2 लिखा तो है 4/7, 4/7। तो ये आएगी PE2 4/7। F2 इंटरसेक्शन E2, F2 क्या था? ग्रीन बॉल होगी और E2 सेकेंड बॉक्स में से ग्रीन आएगी। सेकेंड बॉक्स में से ग्रीन की थी 12/35, तो ये आ जाएगा 3/5। तो 3/5 से बड़ा है क्या 2/5? नहीं, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया बेटा। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D का। लेट P बी द प्लेन सच दैट इट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन। P एक प्लेन है जो कि इस लाइन को कंटेन कर रहा है। तो ये नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ जगह की कमी है थोड़ी सी। चलिए, तो एक प्लेन है जिसमें ये एक लाइन पड़ी हुई है, और इस लाइन का इक्वेशन है x-1/2। ये इस पॉइंट से जा रही है, x-1 y-3 z+2, y-3 z+2 यानी 1 3 -2 से जा रही है। और डायरेक्शन रेशियो क्या है इसके? 2 3 1। तो 2 3 1 ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है ना। ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए। इसमें ये प्लेन है, इसी में ये लाइन पड़ी हुई है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? लेट P बी द प्लेन दैट इट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन। इस प्लेन का नाम P है, ये ध्यान रखेंगे कि ये P प्लेन है। P बी द प्लेन सच दैट इट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं x + 2y + 3z = 4। ये एक और प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है ये वाला प्लेन, ठीक है। x + 2y + 3z = 4, शायद ये था इक्वेशन, x + 2y + 3z = 4, ठीक है। ये दूसरा प्लेन है। लेट P1 बी द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 2, 2। P1 बी द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 2, 2। P1 एक प्लेन है जो कि पास कर रहा है 4, 2, 2 से एंड इज पैरेलल टू P। एक और प्लेन है जो कि P के पैरेलल है और 4, 2, 2 से पास कर रहा है, 4, 2, 2 से पास कर रहा है, ठीक है। 4, 2, 2 से पास कर रहा है और P के पैरेलल है, ये P1 प्लेन है, ओके। अब क्या करना है आगे? आगे क्या करना है? एंड पैरेलल टू P, ठीक है, इतना ही हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, P का इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन P एंड P1, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे P और P1 का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले बात आती है कि P का इक्वेशन कैसे निकलेगा। अब P को अगर आप देखोगे तो पॉइंट दिया ही है, किससे पास कर रहा है? 1 3 -2 से। तो x-1 y-3 z+2, इतना काम हो गया।
अब मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करना है, इस प्लेन की जो नॉर्मल होगी, इस प्लेन की जो नॉर्मल होगी वो पहली बात तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस प्लेन में ही पड़ी हुई है, नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है। और दूसरा, ये जो प्लेन है इसकी जो नॉर्मल होगी उसके भी परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनकी नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो इसकी नॉर्मल क्या थी, 1 2 3, और इसकी नॉर्मल क्या थी, इसकी नॉर्मल नहीं, इसकी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या थे, 2 3 1। तो दोनों का अगर मैं क्रॉस करता हूं तो इस प्लेन P की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। तो क्रॉस करिए, I J K क्या आएगा, 2 3 1 लिख देते हैं यहाँ पे, 2 3 1, और इसकी नॉर्मल के 1 2 3, दोनों का क्रॉस करते हैं तो ये आएगा 9 - 2 7I माइनस J के साथ कितना आएगा, 6 - 1 5J, और K के साथ कितना आएगा, 4 - 3 यानी 1K। तो ये आ गई नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, आ गए 7 - 5 और 1। तो वो यहाँ पे लिख दो 7 - 5 और +1 इक्वल टू 0। तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा 7x - 5y + z -7 + 15, 8 हो गया, 8 + 2 10। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, P का इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ P है, इक्वेशन ऑफ P। अब P1 का इक्वेशन निकालना है, P1 भी इसके पैरेलल है, तो P1 इसके पैरेलल है तो इतना पोर्शन तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होगा, और ये 4,2,2 से जा रहा है तो वो इक्वल टू वाला कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए 4,2,2 रख के दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो 4 रख के ये आ रहा है 28 - 10 18 हो गया, +2 20। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ P1, ये इक्वेशन ऑफ P1 आ गया। अब हमको क्या करना है, अब ऑप्शन पढ़ रहे हैं और देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर पा रहा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन P 7x - 5y + z = -10, 7x - 5y + z + 10 = 0। पहला ऑप्शन सही लग रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन P एंड P1 इज 30। P और P1 के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, इसको -20 = 0 लिख लेते हैं। हाँ भाई, C1 - C2 डिस्टेंस, तो 10 - -20 अपॉन √ में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ रही है 30 अपॉन √75 यानी कि 25, 5√5 नहीं 5√3, 5√3 5 6 अपॉन √3, 2√3 आ रही है। कितनी आ रही है, 2√3 आ रही है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड P1 इज 30, गलत है। डिस्टेंस बिटवीन P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से P की डिस्टेंस, ओरिजिन से P की डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये कितनी आएगी, ये आएगी 0 + 0 + 0 + 0 + 10, ये तो फॉर्मूला होता है सीधे, अपॉन √ में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट। तो ये आएगी 10 अपॉन 5√3, 2/√3, ये 2/√3 आ रही है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है 2√3, तो ये भी गलत हो गया। एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन P एंड द प्लेन 2x + 2y, तो प्लेन P का इक्वेशन ये था, और इस प्लेन के बीच में, इन दोनों प्लेन के बीच में मुझे एंगल निकालना है। तो दो प्लेन के बीच में एंगल उतना ही होता है जितना उनकी नॉर्मल्स के बीच में एंगल होता है। तो नॉर्मल के बीच में एंगल निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू पहले की नॉर्मल डॉट दूसरे की नॉर्मल, तो 7 × 2, फिर -5 × 2, फिर +1 × 1 अपॉन पहले की नॉर्मल का मॉड 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर इंटू दूसरे नॉर्मल का मॉड 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर +1। तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 5 अपॉन ये 5√3 और ये 3, तो ये आ गया 1/3√3। तो एंगल हो जाएगा cos इनवर्स 1/3√3, ये सही ऑप्शन है।
डी ऑप्शन करेक्ट है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया ए और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, let f r2r be an arbitrary function and let g r2r be a function defined by gx equal to x fx for all x belongs to real number। कौन सा ऑप्शन सही है बताना है हमें। ऑप्शन ए है फंक्शन g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या g हमेशा कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर? x इक्वल टू 0 पर g की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। क्या f पे डिपेंड नहीं करेगा? करना तो चाहिए। देखिए fx का कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं हम। fx को ऐसा फंक्शन लेते हैं जिससे कि g डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। g को कंटिन्यूअस करना है x इक्वल टू 0 पर। नहीं, ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होगा ही, हमें डिसकंटिन्यूअस करना है, ठीक है। तो आप fx को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप ऐसे डिफाइन करिए, मान लो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए आप इस फंक्शन को कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 3/x ले लिया, तो x इंटू fx कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, gx3 आ जाएगा, gx3 आ जाएगा, मतलब gx को लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो gx आ जाएगा 3 और x नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर इसका आंसर मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो x इक्वल टू 0 पर इसका आंसर gx का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फंक्शन के बारे में सही लिखा है ना मैंने, फंक्शन ऑल रियल नंबर पे डिफाइन था, हमारा भी ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है, कंटिन्यूअस वगैरह होने के लिए कुछ बोला नहीं था उसने, ठीक है। gx है x fx, कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? g हमेशा कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि हमने एक एग्जांपल ले लिया fx का और हमने डिसकंटिन्यूअस करके दिखा दिया, क्योंकि gx को देखो आप x इक्वल टू 0 पर, जब 0 नहीं है तो 0 के राइट में भी g की वैल्यू 3 आ रही है, 0 के लेफ्ट में भी 3 आ रही है, लेकिन 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में कह रहा है फंक्शन f कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। इफ फंक्शन f कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर तो g डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ओके। दूसरे ऑप्शन में, तीसरे में कह रहा है g डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पर, तो f कंटिन्यूअस होगा। और तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है? g डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पर, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो g अगर डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 पर, तो g डैश 0 हम कैसे निकालेंगे? g डैश 0 ऐसे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx माइनस g0 अपॉन x माइनस 0, है ना, ऐसे आएगा। अब g0 की वैल्यू तो 0 ही होने वाली है, क्योंकि ये तो यहीं से निकाल सकते हैं कि 0 इंटू f0 कोई भी नंबर आए उनका 0 में इंटू होकर के 0 ही आ जाएगा, तो g0 तो 0 ही आने वाला। और gx क्या था? gx था x fx, gx क्या था? x fx, तो x fx माइनस 0 अपॉन x, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसके बराबर आने वाली है, इसके बराबर आने वाली है g डैश 0 की वैल्यू। तो g डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यानी g डैश 0 एग्जिस्ट कर जाएगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो d तो सही लग रहा है, d तो सही लग रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर f कंटिन्यूअस है, अगर f कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगी, f कंटिन्यूअस है। तो हमें चाहिए केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए। g डैश 0 एग्जिस्ट कर जाएगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन की वैल्यू से मतलब नहीं, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर इसकी बराबर आ गई तो g डैश 0 एग्जिस्ट कर जाएगा।
तो कंटिन्यूअस अगर है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो बराबर ही है, तो जी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बी सही लग रहा है। सी क्या कह रहा है, जी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो एफ कंटिन्यूअस होगा। नहीं, ये उल्टा बोल रहा है। अगर एफ कंटिन्यूअस है तो हम पक्का कह सकते हैं कि जी डैश 0 एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ की लिमिट एग्जिस्ट करे तो पक्का कह सकते हैं कि जी डैश 0 एग्जिस्ट करेगा, जी डिफरेंशिएबल हो। लेकिन उल्टा नहीं कह सकते। जी डैश जी अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या हम ये कह सकते हैं एफ कंटिन्यूअस होगा? नहीं, एफ की लिमिट बराबर होगी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होगी। फंक्शन की वैल्यू की यहां से कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 -1 1 0 और हमें क्या करना है, इसका पी क्यू आर एस ए बी सी डी सब इंटीजर है। कह रहा है इस मैट्रिक्स पावर 26 करेंगे, पी क्यू आर एस आएगा। एम पावर के का सिग्मा के इक्वल टू 1 to 26 तक ये ए बी सी डी आना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर m पावर 26 कर रहा है तो 26 पावर तक पहुंचने का कोई रास्ता होगा। और हमारी बुकलेट में हमने कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे करे हुए हैं जिसमें ऐसे पावर 26 क्या और आगे तक जाती थी, हजारों तक पावर जा रही थी उनमें। तो इनको करने का तरीका होता है कि या तो कोई पैटर्न दिख जाता है, m स्क्वायर m क्यूब वगैरह करते हैं तो, और अगर पैटर्न नहीं दिख रहा है तो एक और तरीका हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को तोड़ लेते हैं दो मैट्रिक्स में, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक दूसरा मैट्रिक्स जो बचता है यहां से क्या बचेगा 1 -1 और 1 -1, ऐसा ये हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, जब हम इसको जैसे i बोल दिया, इसको p बोल दिया, p इसमें यूज हो रखा है क्या, इसको कुछ और नाम दे दो, फिर x का यूज किया है क्या इन्होंने, कहीं x यूज किया तो है, अरे क्या नाम दे दो इसको, लैम्डा नाम दे देता हूं। चलो लैम्डा तो यूज नहीं किया ना इन्होंने, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ऐसा हो गया i प्लस लैम्डा। अब आप जैसे m पावर 26 करने जाओगे तो i प्लस लैम्डा पावर 26 होगी, है ना, i प्लस लैम्डा पावर 26 होगी, या k ही कर लेते पहले, m पावर k अगर करेंगे तो ये आएगा i प्लस लैम्डा पावर k, और फिर इसमें बाइनोमियल लगा के जब एक्सपेंड करेंगे तो i पावर k, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर कर लो उतना ही रहता है, i पावर k i हो जाएगा प्लस k c1 जो कि k हो जाएगा i पावर k -1 लैम्डा पावर 1, तो वो लैम्डा आ जाएगा। i पावर k -1 i होता है, i का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आगे ऐसे करके ये टर्म्स चलते जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे m पावर k करने पे ऐसा तो आएगा, लेकिन इसमें लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब जब हम फाइंड करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब आगे वाले टर्म्स जो हैं इनमें कोई ना कोई एक जीरो दिख जाता है हमें, और फिर उससे आगे की जो पावर है वो सब जीरो हो जाती है। तो इसमें आप चेक करिए एक बार कि क्या इसकी कोई पावर जीरो हो रही है क्या। तो लैम्डा अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 1 -1 1 -1 है, ये भी 1 -1 1 -1 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 0 -1 + 1 0 1 -1 0 -1 + 1 0, ठीक है। तो ये लैम्डा स्क्वायर ही जीरो आ गया, मतलब आगे वाले टर्म्स लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो m पावर k ये i प्लस k लैम्डा आ गया, यानी कोई मुझसे बोलेगा कि m पावर 26 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i यानी कि 1001 प्लस 26 टाइम्स लैम्डा यानी कि 1 -1 1 -1, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 26 27 हो जाएगा, 0 - 26 -26 हो गया, ये +26 हो गया, और ये -26 हो गया, ये m पावर 26 आया। अब इसके बाद m पावर 26 आ गया, इससे कुछ पता चल रहा है क्या, इससे कुछ पता चल रहा है क्या, वैल्यू ऑफ ए क्या था वो, ठीक है। तो ये आ गया m पावर 26। m पावर k को भी लिखेंगे अगर तो क्या आएगा 1001, k लैम्डा कितना हो जाएगा k - k k - k,
और m पावर k आ जाएगा 1 प्लस के माइनस के 1 माइनस के, ये m पावर k आ गया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है वो कि m पावर k का सिग्मा k इक्वल टू 1 to 26, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 1 to 26 1 प्लस के माइनस के 1 माइनस के। इसमें सिग्मा लगाओ भाई, 1 प्लस के में अगर लगाता हूं k इक्वल टू 1 to 26, तो ये जाएगा 2 से लेके 27, 2 से लेके 27 तक का सम। तो 1 से लेकर के 27 तक का सम होता है 27 इंटू 28/2 और -1, क्योंकि 1 नहीं था इसमें, 2 से 27 तक था, ठीक है। तो ये आएगा 14 इंटू 7 8 9 378 -1 377 आ जाएगा। दूसरे में आएगा सिग्मा ऑफ माइनस के 1 to 26, तो 1 to 26 का सम आएगा, पहली बात तो माइनस के आएंगे और 1 से 26 तक का सम आएगा 26 इंटू 27/2, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 27 1 13 7 91 1 9 26 और 9 13 इंटू 26 260, ठीक है। तो ये माइनस का 351 आ रहा है, k का सिग्मा वही हो जाएगा प्लस का 351 और 1 माइनस के का सिग्मा 1 माइनस के में आएगा k इक्वल टू 1 रख के 0 -1 -2 -3 से लेके -1 प्लस -2 प्लस -3 ऐसे करके -25 तक का सम। तो 1 to 25 आ जाएगा, 1 to 25 तक का सम आ जाएगा 25 26/2, 13 इंटू 25 325, तो ये आ गया। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, शायद चेक करते हैं, चलिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या पता चल गया, वैल्यू ऑफ ए 378, ए क्या था इस सिग्मा वाले में, पहला एलिमेंट 377 आ रहा है, 378 नहीं आ रहा है, बी ऑप्शन गलत हो गया। आगे कह रहा है वो कि फॉर एनी टू इंटीजर m एंड n देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर xy सच दैट px प्लस qy इक्वल टू m एंड rx प्लस sy इक्वल टू n। तो इसमें क्या करना है हमको, pqrs ये वाले हैं 27 26, तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 27x माइनस 26y इक्वल टू m, और ये आ जाएगा rx यानी 26x माइनस 26y इक्वल टू n, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये 26 ही आएगा क्या, 1 माइनस 26 माइनस 25 आएगा, 1 माइनस 26 माइनस 25, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइन का इक्वेशन आ रहा है, दोनों लाइनें पैरेलल है, नहीं है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन आना ही आना है इसका। इसके बाद कह रहा है कि एक 2x2 का मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि mn इक्वल टू n इंटू 1101 आ जाए, तो ये चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन चेक कर ले पहले। फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर t द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन a प्लस टी बी प्लस टी। ए क्या है 377 प्लस टी x प्लस बी वाई, बी क्या था माइनस 351y इक्वल टू 1, और सी एक्स हो जाएगा, सी था 351x और d प्लस टी यानी कि d प्लस टी माइनस 325 प्लस टी माइनस 325 y इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू -1, आपको चेक करना है कि क्या इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप भी इसमें भी सेम चीज देखनी है कि क्या ये लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं या फिर पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा,
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है कि नहीं है, ये चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो 2/2 का, डिस्क्रिमिनेंट नहीं, वो डी डेल्टा, डेल्टा निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा t प्लस 377 इंटू टी माइनस, अगले पेज पे कर लेते हैं, t प्लस 377 इंटू टी माइनस 325 और माइनस 351 इंटू माइनस 351 प्लस 351 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू डेल्टा, ये आ रहा है डेल्टा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 52 प्लस का 52t माइनस 377 इंटू 325 प्लस 351 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अब आपको देखना है कि क्या ये हमेशा जीरो होगा, नहीं होगा, क्या स्थिति रहने वाली है। एक बार देख लो, कुछ गलती तो नहीं है। 1 प्लस के हो गया 377, ये आया था 1 प्लस के का सम माइनस के माइनस 325, ठीक है। और d प्लस टी आया था, d क्या है माइनस 325 प्लस टी, a प्लस टी 377 प्लस टी, b आ गया माइनस 351 और c आ गया 351। ओके, तो ठीक तो है सब कुछ। d निकाला मैंने तो इन दोनों का मल्टीप्लाई t प्लस 377 इंटू टी माइनस 325 प्लस 351 इंटू 351। ओके, तो आपको बस ये चेक करना है कि क्या टी स्क्वायर प्लस 52t माइनस 377 प्लस 325, तो टी स्क्वायर प्लस 52t माइनस 351 प्लस 26 और 351 माइनस 26, 351 का स्क्वायर, तो ये आया टी स्क्वायर प्लस 52t माइनस ये में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 351 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 26 स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा t प्लस 26 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये डेल्टा आ रहा है। और इन्होंने क्या बोला है, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर t की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा। t की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब डेल्टा अगर जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आना ही आना है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अब बात आती है ए ऑप्शन की। एक ही ऑप्शन बचा है कि देयर एग्जिस्टेड 2/2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स n विद रियल एंटीज सच दैट mn इक्वल टू n इंटू 1101। तो m हमें पता था 2 माइनस 1 10, mn इक्वल टू, अब हमें ये चेक करना है, mn इक्वल टू n इंटू 1101। m हमें दिया था 2 माइनस 1 10, 2 माइनस 1 10, n हमें पता नहीं क्या है, हमें चेक करना है कि क्या ऐसा कोई n मिलेगा। n ABCD और 110, ये ABCD वो वाले ABCD नहीं है जो इन्होंने दे रखे हैं। अभी ये केवल, बाकी सब कुछ हो गया है, ऑप्शन ए चेक करने के लिए मैंने लिखा है। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2a माइनस सी, ये आएगा 2b माइनस डी, ये आएगा a और ये आएगा b, a और b इक्वल टू, और ये इधर कितना आएगा a प्लस b, c और c प्लस डी, ठीक है। क्या ऐसा ABCD एग्जिस्ट करेंगे, आपको चेक करना है। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहे होंगे ABCD तो ये सभी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2a माइनस सी ए के बराबर होना चाहिए, यानी a माइनस सी 0, a इक्वल टू सी, वो भी यहाँ से यही आ रहा है, a माइनस सी इक्वल टू 0, मतलब इससे a बराबर सी ही मिल रहा है। तो इन दोनों को बराबर रख के भी a बराबर सी, इन दोनों को बराबर रख के भी a इक्वल टू सी, है ना। इन दोनों को इक्वल रख के मिल रहा है b इक्वल टू सी प्लस डी,
यानी c इक्वल टू बी माइनस डी, ठीक है। और इन दोनों को इक्वल रख के मिल रहा है b माइनस डी इक्वल टू ए, यानी b माइनस डी इक्वल टू ए, यानी b इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है। तो यहां से भी वही आ रहा है c इक्वल टू ए, ओके। तो बस ये पता चल रहा है कि a और c बराबर होंगे और ये सब b माइनस डी के बराबर होंगे। ऐसे ABCD तो मिल ही सकते हैं, इसमें क्या अलग है। तो ऐसे ABCD हमें आराम से मिल सकते हैं। इसका मतलब कि 2x2 के ऐसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेंगे जिनकी एंट्री रियल होंगी और mn इक्वल टू n इंटू 1101 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8th का ACD। चलिए अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें सेक्शन बदल गया, अब आ रहे हैं हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 9th क्वेश्चन है पेपर का, कि सेट S दे रखा है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक, 10 एलिमेंट है इसमें। कंसीडर द सेट X R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, ठीक है। R is an equivalence relation on the set S such that R has exactly 42 elements, then the number of elements in X। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, ठीक है, जिनमें 42 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का नंबर पता करने के लिए हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन करेस्पॉन्ड करता है पार्टीशन ऑफ सेट को इनटू इक्विवेलेंस क्लासेज। तो आपको बस ये पता करना है कि पार्टीशन ऑफ सेट इक्विवेलेंस क्लासेज में हम इसका कितने तरीके से कर सकते हैं। अब ये टोटल कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैंने इसका पार्टीशन किया 5 6 7 8 9 10 ऐसे, और मैंने इनका पार्टीशन किया, मान लो मैंने ब्लॉक्स बनाए ऐसे इस तरह से, और अगर मैंने पार्टीशन किया मान लो ये n1 n2 n3 n4 ऐसे इस तरह से मैंने एलिमेंट्स रखे इनमें, तो हर एक ब्लॉक के लिए रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर होंगे, n1 स्क्वायर, इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे n2 स्क्वायर, इसमें कितने होंगे इस ब्लॉक के लिए n3 स्क्वायर, इस ब्लॉक के लिए कितने होंगे n4 स्क्वायर। इस तरह से इन सभी एलिमेंट्स का, सभी ऑर्डर पेयर्स का, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स का सम कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। साथ में ये जो एलिमेंट्स का नंबर्स है इन सभी का सम कितना होना चाहिए, इन सभी का सम होना चाहिए 10। तो आपको इसके सॉल्यूशन पता करने कि कौन कौन से मतलब कितने तरीके से n1 n2 n3 n4 हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटी लिखें, सबका सम 10 होना चाहिए, स्क्वायर्स का सम 42। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो लग रही है 6211 की, और एक लग रही है 5 25 हो गया, 16 4 हो गया, 1 हो गया, 5410 इस तरह से, है ना। 25 16, ठीक है, 5410 और 6211, ये दो पॉसिबिलिटी लग रही है कि इनका सम भी 10 हो जाए और इनके स्क्वायर्स का सम भी 42 हो जाए। तो अब ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है 6211 वाला। 6211 करने के लिए टोटल मेरे पास 10 एलिमेंट थे, तो 10 फैक्टोरियल, इनको ग्रुप में डिवाइड करना है 6211 का। तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दो ग्रुप इक्वल साइज के हैं तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस, और अगर 5410 करूंगा तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल लिख लो वाली। तो इसके कैलकुलेशन 10 9 8 7 और फिर इसके बाद में 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 से 8 भी चले गए 2 बार, 63 1260 इससे आ रहा है, और इससे भी कैलकुलेशन करोगे बेटा तो 1260 ही आ जाएगा। तो टोटल आंसर हो गया 2520। तो ये इसका आंसर है 2520। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन f माइनस π/2 टू π/2 टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डिफाइंड बाई fx इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x sin x, ओके।
और कह रहा है अल्फा बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में जहाँ पे फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, और बीटा बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको। तो नॉट कंटिन्यूस कहाँ पे होगा, नॉट कंटिन्यूस कहाँ पे होगा ये पता करना है। देखो मॉड की वजह से डिसकंटिन्यूटी कभी नहीं आती, ये हजारों बार मैं बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होने का कोई मतलब नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूस होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा तो ये होगा। अब एक्स साइन एक्स को अगर ध्यान से देखें तो एक्स साइन एक्स ठीक है, 0 से पाई बाई टू में तो एक्स भी बढ़ता जा रहा है, साइन एक्स भी बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता ही जाएगा इनका। तो एक्स साइन एक्स 0 से पाई बाई टू में इंक्रीजिंग है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू पाई बाई टू आ रही है। तो 0 से पाई बाई टू तक इसका आंसर जा रहा है। 0 से पाई बाई टू तक जाने में, यानी 0 से 1.57 तक जाने में बीच में ये एक बार 1 हुआ होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर कब डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पे उसके अंदर वाली चीज इंटीजर बन रही होती है। तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस, जैसे ही ये 1 होगा वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। और ये इवन फंक्शन है, तो जैसा इसका पॉजिटिव 0 से पाई बाई टू में हो रहा है वैसा ही माइनस पाई बाई टू से 0 में भी हुआ होगा। तो ये एक डिसकंटिन्यूटी इसकी माइनस पाई बाई टू से 0 में भी आनी है। तो अल्फा इसका 2 हो गया, 2 जगह पे डिसकंटिन्यूअस होना है। अब नॉट डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल का होगा तो बीटा के लिए नॉट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब नॉट डिफरेंशिएबल जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हुआ था उन 2 पॉइंट पे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है ही, ये तो फिक्स ही है। तो 2 तो है ही, प्लस और वो पॉइंट जहां पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अब ये कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसमें मुझे डाउट कहां पे है, यहाँ पे डाउट है एक तो कि मॉड एक्स बराबर जहाँ पे 0 हो जाए, और दूसरा डाउट है मॉड एक्स माइनस 1 जहां पे 0 हो जाए। तो एक एक्स इक्वल टू 0 पे डाउट है मुझे, एक एक्स इक्वल टू 1 पे। मुझे चेक करना है कि इनमें से कहां पे ये डिफरेंशिएबल है, कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अगर आप देखो ध्यान से देखोगे तो मॉड एक्स साइन एक्स और ये मॉड एक्स माइनस 1 साइन एक्स ऐसा हो जाएगा। और इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं था, 0 और 1 पे है ना, केवल इसको चेक करना है 0 और 1 पे कहीं पे नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या। तो जैसे x इक्वल टू 0 पे चेक करूँ, x इक्वल टू 0 पे ये तो डिफरेंशिएबल है, इसको तो केवल 1 पे परेशानी है। x इक्वल टू 0 पे देखो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाए, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 इसका डबल रूट आ गया, मतलब ये 0 होगा, ये 0 के राइट में अलग तरह से खुलेगा, लेफ्ट में अलग तरह से खुलेगा, लेकिन साइन x जो है वो इसको दोनों तरफ 0 कर देगा। मतलब ऐसा हो जाएगा, ये x साइन x हो जाएगा x पॉजिटिव के लिए, और x माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा x लेस देन 0 के लिए। तो अगर आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे आप 0 राइट में 0 लेफ्ट में, तो आपको दिखेगा कि ये डिफरेंशिएबल है, मतलब एक से ज्यादा रूट हो गए, इसलिए ये 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। लेकिन x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे तो x इक्वल टू 1 पे ये वाली चीज नॉट डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट नॉट डिफरेंशिएबल आ गया और नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ये 0 भी नहीं हो रहा है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा जहां पे ये नॉट डिफरेंशिएबिलिटी आने वाली है। तो बीटा 3 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल रेड पेन, 14 आइडेंटिकल ब्लू पेन्स अमंग 4 पर्सन सच दैट ईच पर्सन गेट 6 पेन्स। तो 10 रेड पेन है, उनको भी उन 6 लोगों में देना है, नहीं 4 पर्सन 4 लोगों में बांटना है, और 14 ब्लू पेन है, उनको भी उन्हीं 4 लोगों को बांटना है, और हर एक को मिलने चाहिए टोटल 6 पेन, ठीक है। तो मान लो मैंने रेड पेन बांटे और पहले व्यक्ति को N1 रेड पेन दे दिए, दूसरे को N2, तीसरे को N3, चौथे को N4। तो अब ये क्लियर है कि 6 माइनस N1 ब्लू पेन देने पड़ेंगे, इसको 6 माइनस N2 ब्लू पेन देने पड़ेंगे, इसको 6 माइनस N3 ब्लू पेन देने पड़ेंगे, इसको 6 माइनस N4 ब्लू पेन देने पड़ेंगे। तो ये फिक्स है। तो ब्लू पेन को बांटने का तरीका तो फिक्स ही है, और सब पेन आइडेंटिकल है तो उसके तरीका भी एक ही होगा, उसमें सेलेक्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। तो हमें केवल बस इस पे ध्यान देना है कि हम रेड पेन्स को बांटने के तरीके पता कर लेते हैं कि 10 रेड पेन्स है और वो हमें 4 पर्सन्स में डिवाइड करने हैं, कितने तरीके से किया जा सकता है। अब इसमें बाउंडेशन भी है, किसी को भी मैं 6 से ज्यादा रेड पेन नहीं दे सकता, तो बाउंडेशन है, तो इसमें मल्टीनोमियल का यूज होगा। पहले व्यक्ति को कितने रेड पेन दिए जा सकते हैं, 0 दिया जा सकता है, 1 दिया जा सकता है, 2 दिए जा सकते हैं, ऐसे अप टू 6 तक।
सेम कंडीशन है सेकंड के लिए, सेम थर्ड के लिए और सेम फोर्थ के लिए। तो ये इस तरह से 4 ब्रैकेट बनेंगे, मैंने एक ही साथ लिख करके पावर 4 लगा दिए, और इसमें टोटल मेरे पास रेड पेन कितने थे, 10 थे। तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 देखना है इसमें मुझे। तो x पावर 10 का कोफिशिएंट देखने के लिए पहले इसको अच्छे से बाइनोमियल लगा के लिख देते हैं, बाइनोमियल नहीं सॉरी जीपी लगा के, 1 माइनस एक्स पावर 7 पावर 4 और 1 माइनस एक्स पावर -4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4c1 एक्स पावर 7 और आगे चलेंगे खत्म हो जाएगा, ये 1 प्लस 4c1 एक्स पावर 1 4c2 एक्स 5c2, एक नंबर ऊपर भी बढ़ता जाएगा नीचे भी बढ़ता जाएगा, एक्स स्क्वायर 6c3 एक्स क्यूब, इस तरह से ये चलता जाएगा। मुझे x पावर 10 का कोफिशिएंट देखना है, और x पावर 10 का कोफिशिएंट देखने के लिए इसका मल्टीप्लाई होगा x पावर 10 वाले से। अब यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, x पावर 1 है तो 1 आया है, 2 है तो 2 आया है, और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 3 ज्यादा है। तो जब x पावर 10 आया होगा 10 आया होगा ऊपर, लेकिन 13 होगा, तो 13c10 आना है। फिर -4 x पावर 7 वाले का x पावर 3 वाले से, x पावर 3 वाला है 6c3, तो 13c10 हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 बाई 6 माइनस 4 इंटू 6c3 हो जाएगा 20। तो ये हो गया, 2 बार चला गया, 13 इंटू 11 143 इंटू 2 286 माइनस 80 206 तरीके हैं 10 आइडेंटिकल रेड पेन और 14 आइडेंटिकल ब्लू पेन्स को 4 लोगों में बांटने के, जिससे कि हर एक को 6 पेन ही मिले। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये तो अपने नोट्स का ही है, इसमें टेलीस्कोपिक बन जाएगी प्रोडक्ट वाली, और वो कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा है तो 5 माइनस अल्फा स्क्वायर बताइए। तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, इसको हमने कैसे सीखा था टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट करना है, हमने सीखा था कि cos थीटा में वो cos टू थीटा का वो फॉर्मूला लगाना है जिससे कि 3 क्रिएट हो जाए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब cos थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा यानी cos 3 थीटा हो जाएगा, और ये cos थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 cos थीटा ऐसा आ जाएगा, माइनस का cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं इसको लिखूं ठीक से तो ये ऐसे लिखा है प्रोडक्ट में, 1 माइनस 2 cos 3 पावर r माइनस 1 पाई बाई 11 ऐसा लिखा हुआ है, और r की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक जा रही, 5 टर्म है टोटल। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, r इक्वल टू 1 to 5 माइनस cos 3 थीटा यानी कि cos 3 पावर r पाई बाई 11 अपॉन cos थीटा 3 पावर r माइनस 1 पाई बाई 11। ये टेलीस्कोपिक बन गई, इसमें ये बड़ा भाई हो गया ऊपर वाला टर्म, छोटा भाई हो गया नीचे वाला टर्म, इसमें r की न्यूमेरिक सबसे छोटी वैल्यू छोटे भाई में पटक दो और सबसे बड़ी वैल्यू बड़े भाई में, तो ये आ जाएगा माइनस 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 के 5 टर्म आएंगे, तो माइनस 1 पावर 5 इंटू कॉस 3 पावर 5 यानी कि 3 पावर 5 हो गया 243 पाई बाई 11, और अच्छा ये थीटा बाई 2 था, थीटा बाई 2 को भूल गया यार मैं, ठीक है। तो ये 22 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, 243 पाई बाई 22, और अपॉन में r की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा पाई बाई 22। ओके, माइनस 1 पावर 5 माइनस हो गया, और कॉस इसको कितना लिख सकते हैं 22 220 पाई में तो हो गए 10 पाई, फिर बचेंगे 23 पाई, तो पाई प्लस पाई बाई 22, ठीक है 11 पाई प्लस पाई बाई 22 ये हो गया, और cos पाई बाई 22 ये हो गया। ओके, तो 11 पाई से cos cos ही रहेगा, cos पाई बाई 22 अपॉन cos पाई बाई 22 1 आ रहा है,
तो अल्फा 1 आएगा, 5 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4। इसका आंसर हो जाना चाहिए 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सेक्शन 4 है, तो अब पीयूष सर कराएंगे तो मैं आगे का सॉल्यूशन। बच्चा अब स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सेक्शन 4। फोर्थ सेक्शन मैट्रिक्स आ रहा है या मैट्रिक्स मैच का आया है। बच्चा मैट्रिक्स मैच हमारे अगर फुल मार्क्स हैं यानी हमारा पूरा करेक्ट है तो +4 मार्क्स है, अगर हमारा इनकरेक्ट गया है तो -1 मार्क्स, और हमने लीव किया है तो है 0 मार्क्स। इन क्वेश्चंस में बच्चा पहला क्वेश्चन है जो कि अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक के रूट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर को कनेक्ट करके आया हुआ है। बच्चा इस क्वेश्चन में पी पार्ट में क्या बोला है कि अल्फा बीटा गिवन क्वाड्रेटिक x² + x + 1 के रूट है। अगर बच्चा x² + x + 1 के रूट है अल्फा एंड बीटा, तो हमने x² + x + 1 के रूट अगर नहीं भी याद है तो फाइंड आउट करके देखे। इसके रूट आ रहे हैं -1 ± √3i/2, और इन्हीं नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा स्क्वाड्रेटिक के रूट है, अल्फा बीटा क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ये हमको पी पार्ट क्यू पार्ट दोनों में हेल्प कर रहा है। अल्फा बीटा हमारा पी एंड क्यू दोनों के लिए क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हमको न्यू क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करनी है जिसके रूट 1/α + 1 की पावर 2026 और सिमिलर बीटा के फॉर्म में। अच्छा, हमने क्या किया, 1/α + 1 की पावर 2026 इसको सिंप्लीफाई किया, अल्फा को हम ओमेगा मान लेते हैं। अल्फा को ओमेगा माना तो ओमेगा +1 जो आता है वो आता है -ओमेगा², क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 + ओमेगा स्क्वायर आता है 0, एंड -ओमेगा² की पावर 2026 में माइनस की पावर तो प्लस हो गया, माइनस का पावर 2026 तो प्लस बन गया, और ओमेगा की पावर आ गई 4052। इस ओमेगा की पावर 4052 के लिए हमने क्या किया, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो बन गया ओमेगा अपॉन ओमेगा की पावर 4053। बचा ओमेगा की पावर 4053, 3 की मल्टीपल है, ओमेगा की पावर 4053 कितनी आएगी 1, यानी ये रूट क्या बन गया ओमेगा। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और 1/α + 1 की पावर 2026 की वैल्यू आ रही है ओमेगा। सिमिलरली 1/β + 1 की पावर 2026 की वैल्यू आ रही है ओमेगा², और हमको एक न्यू क्वाड्रेटिक निकालनी जिसके रूट है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो रूट तो इसी के थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बड़ा ही आसान था, पी वाले का आंसर क्या है 1। सेकंड वाले में बोला है कि हमको ऐसी क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करनी है जिसके लिए अल्फा बीटा गिवन क्वाड्रेटिक के अगर रूट है तो उस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है, 1/α + 1 की पावर 2027 एंड 1/β + 1 की पावर 2027। हमने बच्चा कैलकुलेट करके देखा 1/α + 1 की पावर 2027, 1/α + 1/β + 1 की पावर 2027। तो चाहे इसमें अल्फा हमने दोबारा से क्या ले लिया, अल्फा को हमने दोबारा से ले लिया ओमेगा, और ओमेगा +1 हमारा फिर से बन गया -ओमेगा², और -ओमेगा² में माइनस की पावर ऑड इज माइनस एंड ओमेगा की पावर इज 4053। क्यू वाले पार्ट में हमारे रूट्स हैं 1/α + 1 की पावर 2027 एंड 1/β + 1 की पावर 2027, एंड अल्फा बीटा रूट्स ऑफ x² + x + 1, यानी अल्फा बीटा तो अभी भी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। हमने 1/α + 1 की पावर 2027 में अल्फा को लिख लिया ओमेगा, और ओमेगा + 1 की पावर 2027 आता है -ओमेगा² की पावर 2027, माइनस की पावर ऑड तो बन जाएगा माइनस, और ओमेगा की पावर आ गया 4054। हमने इसमें क्या किया, इसमें हम ऊपर नीचे ओमेगा² से मल्टीप्लाई करा, नीचे बन गया ओमेगा की पावर 4056, फिर से 3 की पावर बन गया, 3 का मल्टीपल पावर में आ गया, तो हमारा जो वैल्यू रह गया -ओमेगा²। इसका मतलब कि जो न्यू क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स होंगे -ओमेगा², सिमिलरली सेकंड रूट होगा -ओमेगा। इस बार जो सम ऑफ रूट है
वो बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा -1, सम ऑफ रूट आएगा 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया +1, सम ऑफ रूट आ गया +1, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया -1। तो क्यू वाले का आंसर भी सामने ही लिखा है, क्या लिखा है, x² - x+1। यानी ये दोनों पार्ट तो बड़े आसान से आए, कॉम्प्लेक्स का अगर हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है तो ये दोनों पार्ट इजीली डन हो रहे हैं। बचा थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है कि गामा एंड डेल्टा रूट है एक न्यू क्वार्टिक की। न्यू क्वार्टिक कौन सी है, x² - x+1। तो फिर हमको हिंट मिल गया, x² - x+1 के रूट तो हमने अभी निकाले के आ रहे थे, -ओमेगा स्क्वायर, ये है हमारा गामा और डेल्टा। और हमको अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1/गामा -1 की पावर 2026 प्लस 1/डेल्टा -1 की पावर 2026। अच्छा, इसके लिए हमने गामा एंड डेल्टा को पुट कर लिया -ओमेगा स्क्वायर, और जैसे ही हमने दोनों को पुट करा -ओमेगा स्क्वायर, हमारा कैलकुलेशन फिर आसान किया। हमने दोनों को पुट कर लिया -ओमेगा स्क्वायर, -1 इज 1/ओमेगा स्क्वायर, तो बन गया 1/ओमेगा स्क्वायर की पावर 2026, और प्लस में जो 1 के अपॉन में लिखा है वो लिखा है ओमेगा, तो बन गया ओमेगा की पावर 2026। और जैसे इसका एलसीएम लेंगे बच्चा, ऊपर सिंप्लीफाई करने से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बन रहा है और नीचे आ रहा है ओमेगा क्यूब, या बोल सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2026। क्योंकि हमको पता है ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल के बाद रिपीट करती है, तो इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है -1 और नीचे आ रहा है +1, तो हमारा -1/+1 कितना बन गया, -1। तो आर वाले का आंसर है 4th। बचा फोर्थ वाले पार्ट में, इस बार जो रूट है हमारे इमेजिनरी नहीं है, इस बार फोर्थ वाले पार्ट के जो रूट हैं वो कैसे हैं, रियल। और फोर्थ वाले पार्ट के अगर रूट हमारे रियल हैं तो फोर्थ पार्ट में जो क्वार्टिक है उसके रूट्स हमने फाइंड आउट करे। क्वार्टिक फॉर्मूला से इसके रूट आ रहे हैं -1 + -√5/2। ये माइनस वाला रूट और प्लस वाला रूट, एक को हमने मान लिया P, एक को मान लिया R, क्योंकि P और R बोले थे इस क्वार्टिक के रूट। बच्चा अगर P हमारा है -1 - √5/2 प्लस में 1, और इस बार पावर कितनी हमारे पास 3, ऐसे ही -1 + √5/2 प्लस 1, इस बार अगेन हमारे पास पावर कितनी है 3, और इसको सिंप्लीफाई करने से बचा इस बार नीचे बन जा रहा है 1 - √5 का होल क्यूब, ऊपर बन जा रहा है +8, और ऐसे ही सेकंड वाले टर्म में बन जा रहा है √5 + 1 का क्यूब, और ऊपर बन जा रहा है 8, और इन दोनों टर्म को हमको ऐड करना है। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को हम जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इनको ऐड करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा तो ऊपर बन गया 1 + √5 का होल क्यूब, और नीचे बन रहा है -4 का क्यूब। अच्छा, ऐसे ही सेकंड वाले टर्म में हमने 8 टाइम्स √5 - 1 का क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, नीचे बन रहा है 4 का क्यूब, और एलसीएम लेने पर, सिंप्लीफाई करने पर 8/4 क्यूब बाहर आ गया, अंदर बन गया √5 - 1 का क्यूब -1 + √5 का क्यूब। और इस वाले टर्म को हम जैसे ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा लास्ट आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, लास्ट वाले पार्ट का आंसर मैच कर जाएगा -4। यानी आंसर क्या आ रहा है हमारा, P का 1, Q का 2, R का 4 एंड S का 5। ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, P का 1, Q का 2, बट R का 5 नहीं है। P का 1, Q का 2, R का 4, S का 5, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर गया, करेक्ट आंसर कौन सा है, C। ये जो क्वेश्चन था हमारा कंप्लीटली किस पर बेस्ड था, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको एक कॉलम में दिया है अलग अलग तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उस क्वेश्चन के गिवन इंटरवल में हमको बताना है कि कॉलम 2 में उसके कितने कितने सॉल्यूशंस। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले P पार्ट में हमको क्या बोला है, दैट sin x की पावर 6 + cos x की पावर 4 इज 1। और हमको पता है बच्चा
कि साइन की वैल्यू या साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 आती है और 0 से 1 के बीच के नंबर्स के लिए जितनी ज्यादा पावर बढ़ाते हैं वैल्यू उतनी कम होती जाती। वहीं बचा cos की पावर 4 भी cos स्क्वायर से इक्वल या कम ही आएगा, और LHS को ऐड करने से साइन की पावर 6 प्लस cos की पावर 4 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1। पर हमको तो क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 कब अचीव होगा? जब साइन टू द पावर 6 था साइन स्क्वायर के इक्वल और cos की पावर 4 है cos स्क्वायर के इक्वल। साइन टू द पावर 6 अगर साइन स्क्वायर के इक्वल है, cos की पावर 4 अगर cos स्क्वायर के इक्वल है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको फर्दर सॉल्व करना तो बड़ा आसान हो गया। साइन की पावर 6 अगर साइन स्क्वायर के इक्वल है तो इसको इक्वेट करने से साइन स्क्वायर की वैल्यू पॉसिबल आ रही 0, 1 एंड -1 -1 है, साइन स्क्वायर का वैल्यू हो नहीं सकता है। और सिमिलरली जब cos स्क्वायर का वैल्यू भी आ रहा है 0 एंड 1, ये हम कंक्लूड करें तो साइन स्क्वायर 0, 1 अगर ये है तो साइन इज 1, 0 एंड -1। सिमिलरली cos इज 1, 0 एंड -1, और साइन की या cos की वैल्यू 1, 0 या -1 माइनस पाई से पाई में हो रही है उन 5 एंगल पे, -π/2, 0, π/2 एंड पाई। तो इसका मतलब हमारा P वाले पार्ट के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है? 5। तो P वाले पार्ट का आंसर है 5। अच्छा, ऐसे ही Q वाले पार्ट के लिए जब सॉल्व करने गए तो Q वाले पार्ट में हमारी इक्वेशन है साइन स्क्वायर प्लस cos की पावर 6। अच्छा, इस बार पेपर में सबसे अच्छी चीज ये है कि क्वेश्चन कोई भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा, जैसे मैट्रिक्स मैच भी है, हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस cos की पावर 6 में फिर हमने सेम लॉजिक लगाया, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड cos की पावर 6 इज लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर, और दोनों साइड अगर हम ऐड कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर प्लस cos की पावर 6 की वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, अगर लेस देन इक्वल टू 1 आई है जबकि क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 1, तो हम क्या बोल सकते हैं कि cos की पावर 6 cos स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। cos की पावर 6 अगर cos स्क्वायर के इक्वल है, cos आपका +1 -1 और 0 है, तो -π/2 से π/2 में cos की वैल्यू +1 -1 या 0 आती है, -π/2 पर, 0 पर एंड π/2 पर। इस बार Q वाले पार्ट का आंसर आ रहे हैं 3। कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? 3। तो Q वाले पार्ट का आंसर है 3। अच्छा, R वाले पार्ट में हमको एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या गिवन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x गिवन है आपका 1/2। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। अच्छा, cos 3x/2 इंटू cos -x/2 इज cos x/2, cos माइनस खा जाता है, 2 लेफ्ट में ले गए तो 2 cos 3x/2 cos x/2 आ गया 1, और इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया तो 2 cos a cos b का फॉर्मूले से आ रहा है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, किसके इक्वल है? 1। यहां पर हमने सॉल्व करने के लिए cos की क्वाड्रेटिक बनाई, cos 2x को लिख लिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 1, यानी क्या आ रहा है? 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहां से cos की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक आ रही है -1 माइनस √17/4, एक आ रही है -1 प्लस √17/4, और ये जो वैल्यू आ रही है इनमें से -1 माइनस √17/4 हमारा cos के इंटरवल में आती नहीं, -1 से 1 आती नहीं, cos के इंटरवल में एक ही वैल्यू आ रही है √17 माइनस 1/4, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली ये वैल्यू cos के लिए 0 से पाई में एक बार आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहीं -π से 0 भी एक बार आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो cos √17 माइनस 1/4 था, -π से पाई में कितनी बार हो पा रहा है? 2 बार। तो हमारा R पार्ट का आंसर है 2। तो हमारा P का आंसर है 5,
Q का 3, R का 2, एक बार चेक करते हैं क्या हमको फोर्थ पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है क्या। देखो P पार्ट का आंसर है 5, Q का है 3, R का है 2 और ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं और नहीं। दो रिकमेंडेबल बच्चा ये होता है कि बच्चों को चारों पार्ट सॉल्व करने चाहिए, अगर 3 पर ही टाई ब्रेकर हो रहा है तो फोर्थ भी सॉल्व करो। कई बार आपने एक पार्ट सॉल्व किया गलत और आपका गलत ऑप्शन मैच कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फोर्थ वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करा जाए, फोर्थ वाले को सॉल्व करने के लिए हम cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, इधर 2 sin स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला लगा देंगे और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो आया है वो मैट्रिक्स मैच है मैट्राइसिस का, और इस बार क्या बोला हुआ है कि M ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, इसमें M इंटू एम ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया है, I के। अच्छा, M इंटू एम ट्रांसपोज अगर इक्वल है I के तो हम क्या बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कि इसकी किसी भी रो को हम अगर वेक्टर की तरह ट्रीट कराएं तो उस पर्टिकुलर वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा 1, वो क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर, और किसी दो रो या किसी दो कॉलम का अगर हम डॉट जीरो कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू 0, क्योंकि आपस में वो कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इनके लिए प्रॉपर्टीज क्या है कि इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए मैग्नीट्यूड आता है 1, और बोल सकते हैं कि किसी दो रो का आपस में डॉट, किसी दो कॉलम का आपस में डॉट क्या आता है, 0। तो जब हमने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम करा, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का क्या आता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 1 के, तो यहां से अल्फा स्क्वायर आ रहा है 0, तो अल्फा आ गया 0, तो हमको इतने अननोन में से अल्फा तो मिल गया। दूसरा बचा सेकंड वाले रो के लिए हमको क्या पता है कि 1/√3 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये भी 1 है, तो हमको बीटा स्क्वायर आ रहा है 1/3, यानी बीटा डिसाइड नहीं हुआ बट पता है आइदर प्लस 1/√3 या माइनस 1/√3, दो तो आ रहे हैं। थर्ड, गामा डेल्टा म्यू के लिए फिर से हमने किया गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, हमारा कितना आ रहा है 1, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अच्छा, एक बार कॉलम के अबाउट स्टार्ट करके देखते हैं। कॉलम के अबाउट अगर हम स्टार्ट करके देख रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम के लिए भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 1। फर्स्ट कॉलम के लिए मैग्नीट्यूड निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस गामा स्क्वायर, ये भी 1, अल्फा ऑलरेडी 0 और अल्फा को 0 रखने से गामा स्क्वायर आ रहा है 2/3। सेम कंसर्न की गामा की दो वैल्यू आ सकती है प्लस या माइनस। अच्छा, सेकंड कॉलम के अबाउट जाएंगे तो फिर बीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक बार कुछ और स्टेप से बीटा गामा डेल्टा कुछ अननोन्स तो कम करते हैं। हमने क्या किया कि फर्स्ट रो और सेकंड रो का डॉट 0 कर दे, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो कोई दो रोज का आपस में डॉट क्या आएगा 0, कोई दो रो एज अ वेक्टर क्या बन जाएंगी, ऑर्थोगोनल वेक्टर। हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो का डॉट करा तो क्या आ रहा है अल्फा/√3 प्लस बीटा/√2 माइनस 1/√6, ये क्या आएगा 0, अल्फा तो ऑलरेडी 0 है, तो यहां से बीटा प्लस का 1/√3 आ रहा है। बच्चा, जैसे हमारा अल्फा आ गया, बीटा आ गया, ऐसे अगर गामा और डेल्टा भी आ गया तो क्वेश्चन खत्म। गामा डेल्टा म्यू बस इतने से अननोन बचे। तो हमने क्या किया, सेकंड वाले कॉलम के लिए मैग्नीट्यूड को 1 कराया, सेकंड वाले कॉलम के लिए मैग्नीट्यूड को 1 कराया तो क्या आ रहा है 1/2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। यहां से बीटा स्क्वायर है 1/3, तो हमारा डेल्टा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को 1/3 रख के आ रहा है 1/6। और लास्ट बचा, एक बार हमने थर्ड कॉलम के लिए मैग्नीट्यूड को 1 कराया, थर्ड कॉलम के लिए मैग्नीट्यूड को 1 कराया तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस म्यू स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल आ रहा है 1, तो म्यू स्क्वायर भी हमारा क्या आ रहा है 1/6। तो इस मैट्रिक्स मैच में हमको क्या क्या पूछा, किस किस का वैल्यू, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू पूछा फर्स्ट पार्ट में। गामा स्क्वायर है 2/3, डेल्टा स्क्वायर है 1/6, तो हमारा इसका जो सम आ गया वो क्या आ गया 5/6, यानी कौन सा पार्ट मैच कर गया, फिफ्थ वाला। अच्छा, फर्दर और पार्ट सॉल्व करने के लिए हमको हो सकता है कि ये गामा डेल्टा और म्यू का वैल्यू डिटरमाइन करना हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एक बार हम फर्दर थोड़ा सा चेक करते हैं। हमने क्या किया,
हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम का डॉट करा, अल्फा का 1/√2 से करा तो 0 ही आ, क्योंकि अल्फा खुद 0 है। बीटा का 1/√3 से करा तो आ रहा है बीटा/√3, और गामा का डेल्टा से करा तो गामा डेल्टा, और ये दो डॉट यानी दो कॉलम का डॉट क्या आ रहा होगा 0। यहां से बीटा प्लस का 1/√3 तो हम कंक्लूड कर सकते हैं गामा इज -1/3, गामा डेल्टा दोनों अपोजिट साइन के। अच्छा, ऐसे ही हमने सेकंड कॉलम का डॉट करा थर्ड कॉलम से, सेकंड कॉलम का डॉट थर्ड कॉलम से करा तो 1/√2 -1/√2 का आ गया -1/2। बीटा का 1/√3 से करा, बीटा इटसेल्फ इज 1/√3 तो क्या बन गया प्लस का 1/3, और डेल्टा का म्यू से हुआ तो हमारा ये सम क्या आ जाएगा 0। यहां से हमारा डेल्टा इंटू म्यू आ रहा है प्लस का 1/6, तो डेल्टा और म्यू है सेम साइन। तो हम ऐसा करते हैं, कोई एक साइन पिक कर लेते हैं। हमने पिक कर लिया कि गामा हमारा प्लस का √2/3 है, तो यहां से क्या कंक्लूड कर पाएंगे डेल्टा माइनस का 1/√6 है, और नेक्स्ट हम कंक्लूड कर पाएंगे दैट म्यू हमारा माइनस का 1/√6 है, क्योंकि हमारा डेल्टा और गामा का प्रोडक्ट जो था वो आपका आ रहा था नेगेटिव, और डेल्टा और म्यू का प्रोडक्ट कैसा आ रहा था पॉजिटिव। अच्छा, एक बार बाकी सारे पार्ट में हमको पूछा क्या क्या है उसको रीड करते हैं। हमको आर वाले पार्ट में पूछा है u.v×w। अच्छा, u.v×w के लिए u.v×w के लिए हमने u v w इन तीनों वेक्टर का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल ले, क्योंकि हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है। और u v w के बचा देखा कि हमारे कोएफिशिएंट क्या क्या है, अल्फा 1/√3 गामा, क्या क्या है अल्फा 1/√3 गामा, और सेकंड वाले के लिए बचा है आपका 1/√2 बीटा डेल्टा, 1/√2 बीटा डेल्टा, और थर्ड वाले के लिए है आपका -1/√2 1/√3 म्यू, -1/√2 1/√3 म्यू। और इसमें हम सारे वेरिएबल का अल्फा गामा डेल्टा म्यू का वैल्यू पुट कर लेते हैं। बचा हमारा अल्फा का वैल्यू जो आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ रहा है 0, बीटा का वैल्यू आ रहा है 1/√3, गामा का वैल्यू हमने लिया हुआ है, गामा का वैल्यू क्या लिया हुआ है प्लस का √2/3, और बाकी दोनों को नेगेटिव लिया हुआ है। गामा का वैल्यू लिया प्लस का √2/3, और हमारा म्यू और डेल्टा हमने माइनस का 1/√6 लिया हुआ है। और इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अगर इससे हमारा आंसर मैच कर गया, इसका मतलब कि जो हमने अभी अज्यूम करा है प्लस साइन वो सही है। बच्चा हमने फर्स्ट रो के अबाउट सॉल्व करा, 1/√3 टाइम्स क्या आ गया उसका माइनर, 1/√3 टाइम्स उसका माइनर क्या आ रहा है 1/√2 इंटू -1/√6 मीन्स माइनस का 1/√12, और इधर से आ रहा है माइनस का प्लस टाइम्स माइनस का 1/√12, और √2/3 टाइम्स आपका आ रहा है 1/√6 प्लस 1/√6। बच्चा इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा क्या बन जा रहा है 1/√3 -2/2√3, और प्लस में आ रहा है √2/3 प्लस 2 टाइम्स या 2/√6। बच्चा इसको सिंप्लीफाई करा, 2 से 2 कैंसिल कराया तो आया माइनस का 1/3, इधर हमने बचा √2 से √2 कैंसिल कराया तो आया प्लस का 2/3। ऐसा करने से हमारा कोई भी ऑप्शन 1/3 मैच तो कर नहीं रहा है। इसका मतलब अच्छा, हमने जो अजम्पशन लिया था कि हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, गामा पॉजिटिव है, डेल्टा और म्यू नेगेटिव है, ये थोड़ा सा गड़बड़ पार्ट हो गया। हम अपोजिट साइन लेंगे तो शायद हमारा आंसर आ जाए। अपोजिट साइन लिया तो हमने क्या किया बच्चा, यहां पर ही कैलकुलेशन में करेक्शन किया। हमने बीटा अल्फा सही लिया हुआ था, गामा हमने माइनस साइन लिया और इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमारा गामा इंटू डेल्टा नेगेटिव था और डेल्टा इंटू म्यू कैसा था पॉजिटिव था। ऐसा सॉल्व करने से 1/√3 टाइम्स उसका माइनर, तो 1/√3 टाइम्स उसका माइनर क्या आएगा 1/√12 प्लस 1/√12, और ऐसे ही -√2/3 टाइम्स उसका माइनर क्या आएगा 1/√6 प्लस 1/√6। और इसको सॉल्व करने पर ये जो टर्म आ रहा है ये हमारा प्लस का आ गया, ये वाला टर्म जो है हमारा ये माइनस का आ गया। सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चा तो दोनों टर्म ओवरऑल हमारे कैसे आ गए नेगेटिव। बच्चा दोनों टर्म अगर हमारे नेगेटिव आ गए हैं
तो हमारे टर्म्स की वैल्यू कितनी आ रही, -1/3, -2/3, -1/3, -2/3 कितनी आ रही, -1, और इसका मॉड ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, +1। इसका मतलब इस वाले पार्ट का आंसर हमारा कितना आ रहा है, +1। तो हमारा ये वाले पार्ट का आर का आंसर क्या मैच कर गए, 2। तो अब तक देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारा फर्स्ट का आंसर मैच करा था 5 और आर का आंसर मैच करा है 2। ऐसा 2 ऑप्शन में आ रहा है, पी में, आर में। ये जो ऑप्शन है कहां का मैच कर रहे हैं, ए में और सी में। अच्छा, इसके अलावा हमको लास्ट वाले पार्ट में बोला है मॉड u क्रॉस v क्रॉस w। मॉड u क्रॉस v क्रॉस w के लिए बच्चा हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया u क्रॉस v क्रॉस w का। u क्रॉस v क्रॉस w आपका क्या आ जाएगा, u डॉट w टाइम्स v वेक्टर माइनस u डॉट v टाइम्स w वेक्टर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चा u डॉट v हमारा कितना आ रहा है, u डॉट v आ रहा है अल्फा टाइम्स 1/√2, ये तो 0 हो गया। दूसरा हमको क्या पता है बच्चा कि ये कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट, कोई भी दो कॉलम के वेक्टर का डॉट कितना आ रहा है, 0। तो u डॉट v कितना आने वाला है, 0। बच्चा एक बार देखते हैं क्या u डॉट w भी दो कॉलम के वेक्टर का है। जैसे देखो बच्चा, ये अल्फा 1/√3 गामा इज फर्स्ट कॉलम, 1/√2 बीटा डेल्टा इज सेकंड कॉलम, इनका डॉट कितना आएगा, 0। ऐसे ही बच्चा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का डॉट भी कितना आएगा, 0। तो अगर हमको ये ऑब्जर्व हो गया तो हमारी कैलकुलेशन बच गई। हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग u डॉट w भी 0 है और u डॉट v भी 0 है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारा सेकंड वाला पार्ट का आंसर फोर्थ वाले पार्ट का आंसर u क्रॉस v क्रॉस w का आंसर कितना आ रहा है, 0। कितना आ रहा है, 1। हमने एक बार फिर देखा कि हमारा टाई ब्रेकर हो गया क्या, तो टाई ब्रेकर अभी भी नहीं हुआ है, इसका आंसर दोनों में 1 दिया है। तो हमारा डिफरेंट आंसर किसका है, q का। बच्चा हमने q वाला पार्ट लास्ट सॉल्व करा। q वाले पार्ट में x टाइम्स म्यू वेक्टर प्लस y टाइम्स v वेक्टर प्लस z टाइम्स w वेक्टर किसके इक्वल है, j कैप की। और हमको x y z का वैल्यूज किसी ना किसी रियल नंबर के लिए तो ऐसा मिल रहा है, तो हमको x का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। हमने क्या सोचा बच्चा कि u v w वेक्टर थे क्या, u v w वेक्टर 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर थे, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर थे। और बच्चा इन वेक्टर्स के लिए हमको क्या पता है कि x u वेक्टर प्लस y v वेक्टर प्लस z w वेक्टर किसके इक्वल है, j कैप के। बच्चा एक बार हमने क्या किया, u v w तीनों वेक्टर की वैल्यूज एक बार नोट डाउन कर ली, और शायद ये भी हमको रिक्वायर्ड नहीं है पर फिर भी एक बार हमने बच्चा नोट डाउन कर ली। u वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, u वेक्टर था आपका अल्फा आई कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस गामा k कैप। अल्फा आई कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस गामा k कैप। बच्चा v वेक्टर जो था वो आपका क्या था, v वेक्टर था हमारा 1/√2 आई कैप प्लस बीटा j कैप प्लस डेल्टा k कैप। और ऐसे ही बचा w वेक्टर भी है। अभी हमको अगर रिक्वायर्ड हो w को यूज करेंगे। हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन है इसको डॉट कर दिया एक बार u वेक्टर से। बच्चा u वेक्टर से डॉट करा तो बन गया x टाइम्स u डॉट u, और u से बाकी दोनों वेक्टर को v और w को डॉट करा तो 0, क्योंकि तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर थे। u से हमने j कैप को डॉट कर लिया तो हमारा x u डॉट u, x u वेक्टर का मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, u डॉट j के। बच्चा u जो था वो यूनिट वेक्टर था, क्योंकि हर एक रो हर एक कॉलम अपने आप में यूनिट वेक्टर था, ये 1 आ गया। और u डॉट j कितना आ रहा है आपका 1/√3। u वेक्टर का j कैप से डॉट क्या रहा है 1/√3। तो इसलिए हमने बोला था कि शायद हमको तीनों वेक्टर नोट डाउन करने की जरूरत भी ना पड़े, एक से काम हो गया। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस का 1/√3। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, 4। यानी हमारा टाई ब्रेकर हुआ तो हमारा Q वाले का आंसर कितना आ रहा है, 4। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा था, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और वेक्टर को दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करा है, पर कैलकुलेशन लेंथी नहीं थी। अगर बच्चा एक करने जाए पेपर में, हाँ टाइम अगर सफिशिएंट है 4 मार्क्स के लिए इतना टाइम डिवोट कर सकता है। 16th क्वेश्चन बचा हमारा जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स मैं लिस्ट 1 में फर्स्ट कॉलम में
कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है हमको सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के बारे में, और सेकंड कॉलम में बताया कि जो आंसर आएगा कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। बच्चा ये सारे क्वेश्चन इंडिविजुअली बड़े आसान आसान क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जैसे हमको फर्स्ट वाले में क्या बोला है कि एक सर्किल है जो 1,2 पॉइंट जिसका सेंटर, और ये जो सर्किल है इसको एक लाइन टच कर रही है 3x + 4y = 1। क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये सर्किल कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, यानी सर्किल पहले फाइंड आउट करना है। सेंटर दिया है, रेडियस मिल जाएगा, सर्किल आ जाएगा। रेडियस कैसे निकाले? रेडियस निकालने के लिए हमने 1,2 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तो क्या आ रहा है? 3 + 8 - 1/5 कितना आ गया? रेडियस 2। रेडियस 2 आ गया, सेंटर 1,2 है। अब इस वाले सर्किल में रखकर चेक करना है कि कौन सा वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। हमने देखा 1,1 इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 7,9 इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3,2 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का, पी वाले पार्ट का आंसर हो गया 3। और मल्टी करेक्ट की वजह से चेक कर लेते हैं, 2,5 इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और लास्ट जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है आपका शायद 8,2√3, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बचा सेकंड। ऐसे ही क्यू वाले पार्ट के लिए हमने क्या देखा कि हमको बोला है कि एक सर्किल और एक पैराबोला की एक कॉमन टेंजेंट है जिसका स्लोप पॉजिटिव, और कॉमन टेंजेंट कहां से पास करें। अब बचा दो कर्व की कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हम दोनों की स्लोप फॉर्म लिखते हैं। हमने सर्किल स्टैंडर्ड था, उसकी स्लोप फॉर्म लिखी टेंजेंट की, y = mx ± a√1 + m², और दूसरी कॉमन टेंजेंट है y = mx + ay। हमने दोनों कॉमन टेंजेंट के लिए बचा स्लोप फॉर्म, लास्ट वाला पार्ट इक्वेट कर दिया, बड़ा आसान सा काम। फिर स्क्वायरिंग करा तो 2 × 1 + m² किसके इक्वल है? 4/m² की, और सॉल्व करने से यहां से m² की वैल्यूज आ जाएंगी। m² की बच्चा वैल्यू ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि 1 हिट कर रही है, वो सॉल्व कर भी आ जाएगी। m² 1 है, बट m तो हमको पॉजिटिव स्लोप वाला चाहिए, तो m कितना आ गया? +1। और m +1 बचा हमने इस वाली इक्वेशन में क्यों वापस रखा, ऊपर वाले में क्यों नहीं रखा? क्योंकि +1 स्लोप की ऊपर 2 कॉमन टेंजेंट थी, नीचे एक कॉमन टेंजेंट है, कॉमन तो एक ही होगा। तो हमने m को 1 रखा तो y = x + 2 आ गई टेंजेंट। तो इस y = x + 2 में, y = x + 2 में इनमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? तो 1 1 तो नहीं कर रहा है, 7 9 कर रहा है। तो हमारा इस वाले का एक आंसर 7 9 हो गया। 3 2 नहीं कर रहा है, 2 5 नहीं कर रहा, और ये रूट वाला भी नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर जो आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का आ रहा है 3, सेकंड वाले का आ रहा है 2। 50 वाले पार्ट में एक एलिप्स दिया है और m क्या दिया है? उसका एंड ऑफ लेटस रेक्टम, किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, हमको बोला है कि m फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंड आता है वो क्या आता है? AE, b² बाय लेटस रेक्टम का जो एंड आता है। बचा यहां पर एलिप्स की इक्वेशन क्या आ रही है? x² / 16 + y² / 12 = 1। इसके लिए हमको a पता है, b पता है, e निकाल लेते हैं। e² आ रहा है 1 - 12/16, यानी e आ रहा है आपका 1/4। e कितना आ गया आपका? 1/2। e² 1/4 था, e 1/2 आ गया। तो हमारा लेटस रेक्टम का एंड क्या आ गया? लेटस रेक्टम का एंड आ रहा है a × e, b² है 12 और a है 4। तो हमारा m का कोऑर्डिनेट आ रहा है 2,3। बचा m का कोऑर्डिनेट अगर हमारा 2,3 आ रहा है तो 2,3 पर पूछा क्या है? 2,3 पर बोला है कि जो नॉर्मल, बचा नॉर्मल की इक्वेशन एट अ पॉइंट इलिप्स में आती है a² x/x1 - b²y/y1 = a² - b²। इस एलिप्स के लिए a² 16 है, x1 2 है, b² हमारा 12 है, y1 3 है, और a² - b² 16 - 12 सॉल्व करने से 2x - y = 1 रह जा रही। इक्वेशन जो पास कर रही है 1,1 से, यानी फर्स्ट वाले पॉइंट्स। और बच्चा ये जो क्वेश्चंस अभी तक हम कर रहे हैं ये एलिप्स के बहुत कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, या पैराबोला सर्कल की कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं बच्चा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सिंपल जितना मेंस के कंसेप्ट से है प्लस टेंजेंट की इक्वेशन। और मान लीजिए बच्चा इतने से पार्ट में हमारा पूरा मैट्रिक्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। बच्चा सिमिलरली आर पार्ट में हमको क्या बोला है कि हाइपरबोला है जिसका सेंटर ऑरिजिन पर, यानी स्टैंडर्ड हाइपरबोला।
फोकई 5,0 है तो ए ई आ गया आपका हाइपरबोला के लिए 5। और बोला है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -16/5, तो ए वाई ई आपका आ रहा है 16/5। हमको क्या बोला है, हमको बोला है हाइपरबोला कहां से पास करता है। हाइपरबोला के लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर आ रहा है 16 और डिवाइड करा तो ई स्क्वायर आ रहा है 25/16। बचा हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल जाए, क्वेश्चन हो जाएगा। हमने ई स्क्वायर को लिखा 1 + b² / a² और a स्क्वायर ऑलरेडी 16 था, a स्क्वायर को 16 रखने से b² 9 आ गया। हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई x² / 16 - y² / 9 = 1। अच्छा 1,1 इसमें पास करा कर देखा, सेटिस्फाई नहीं करता, 7,9 भी नहीं कर रहा है, 3,2 भी नहीं कर रहा है, 2,5 भी नहीं कर रहा है। ये जो लास्ट ऑप्शन बचा हमारा है 8,3√3, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो इसका आंसर हमारा एस वाले का कितना आ रहा है, लास्ट वाले ने 5th। अब बचा ये आंसर 3,215, 3,215, ये हमारा किसका आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। बचा ये जो पेपर था ये ओवरऑल पेपर 1 मैथ्स में बचा एवरेज था, बिलो एवरेज ही बोल सकते हैं। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव ज्यादा था, उसकी कैलकुलेशन से हमको बचना था या उसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना था, बट बाकी पेपर हमारा बहुत अच्छा था। सॉल्व करने जाएंगे तो हमको सफिशिएंट मार्क्स स्कोर करने का मौका मिलेगा।